करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, हरियाणा से। हाँ जी, बताइए मैम। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बन रही है? मैडम सरकार का तो ऐसे है, देखो अब की बार ना पलटने का मूड है। बहुत सारी सरकार की फेलियर रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रही है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की, तो अब की बार तो लगभग पलटने का मूड है। अब आप पूछो भी रीज़न क्यों पलटने का मूड है, क्योंकि इस सरकार में जो बीजेपी की जो सरकार 10 साल सत्ता में रही है, जो सेंटर में और यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, अब नायब सैनी जी बने हैं, इन्होंने जाति धर्म को लेकर इतना विवाद करवा दिया हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। एक तो ये धर्म की राजनीति करती है जी बीजेपी, मुसलमान वर्सेस हिंदू। दूसरा फिर ये धीरे धीरे करके जातियों पे आ गए। अभी 18 अक्टूबर को कैथल के अंदर इन्होंने क्या किया, राजपूत समाज और गुज्जर समाज को आपस में टकराव करवा दिया एक इतिहास को लेकर। राजपूत थे सम्राट मीर भोज जी, उनकी जाति बदलने का प्रयास किया गया, उनके नाम से स्टैचू लगाया गया, गुज्जर समाज उसके आगे जाति सूचक शब्द लिखा गया, और उसमें साफ तौर पे जो लीला गुज्जर यहाँ से विधायक हैं, जो बीजेपी के जो विधायक हैं, और अशोक गुज्जर जी जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका साफ उनमें इन्वॉल्वमेंट थी। दूसरा सरकार का क्या है जी, बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी कमी क्या है सरकार की। सरकार क्या कर रही है जी, 370 जैसे मुद्दे दिखा रही है जम्मू कश्मीर में। मैं कहता हूँ आम जनमानस को इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। 370 अगर जम्मू कश्मीर से हटी है तो क्या आम आदमी को वहाँ प्लॉट मिल गए, उसका बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं है। दूसरा, हमारे जो एक्स मुख्यमंत्री जी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने चेंज कर दिया, इसकी वजह क्या हो? इसकी वजह बताता हूँ जी। इसकी वजह ये है क्योंकि पिछले 10 साल से जब सत्ता में बैठे थे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, सत्ता में वो इतने काबिल नहीं थे कि लोगों को का रुझान अपनी तरफ कर सके या लोगों के विकास कार्य जो युवाओं को रोजगार दे सके। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार की है जी। रोजगार की समस्या इसलिए है, आप आज किसी भी गांव में जाओ, वहां पे जाके सर्वे करो, हर गांव से गांव के गांव खाली हो रहे हैं जी विदेश जाने के लिए। युवा ज़मीनें बेच के 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने लग रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का फेलियर दिखाता है, खट्टर का फेलियर दिखाता है कि मुख्यमंत्री 10 साल में भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सके। ये बड़ी सोचने की बात है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है पूरे प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो कहता है कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप रशिया की आर्मी ज्वाइन करो। अरे भाई ये बताओ, अगर रशिया की आर्मी ज्वाइन करनी है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, तो आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था कि युवा भटकें और दूसरे देशों में जाके नौकरी करें। तो बड़ा सोचने का विषय है मैडम। तो आपको लगता है कि जो हमारा देश है एक तानाशाह के हाथ में है? मैडम बिल्कुल लगता है तानाशाह, इसलिए अभी आप फिलहाल में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतिहास में पहली बार हुआ है कोई सत्ता में जो आसीन है मुख्यमंत्री सीट पर जो बैठा था उसको पहली बार जेल के अंदर डाला गया। ये मैडम क्या करते हैं, ये तानाशाही है बिल्कुल साहब। अब नवीन जिंदल जी को ये क्या बोलते थे, कोयला चोर बोलते थे, उसको इनकम टैक्स का घोटालेबाज बोलते थे। अभी 10 दिन पहले इन्होंने इसको बीजेपी ज्वाइन कराई, अब वो भगवान जाने ईडी के डर से करवाई है या इन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई है या और कोई डर दिखाया, या इनके पास कोई चेहरा नहीं था? इनके पास चेहरा भी नहीं था, ये सच्चाई है। यहाँ से अब कुरुक्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है मैडम आपने। इनके पास चेहरा नहीं था। कुरुक्षेत्र में पहले ने राजकुमार सैनी जी को सांसद बनाया, मेरा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। राजकुमार सैनी के 5 साल निकल गए जाटों को गालियां देने में, कोई विकास कार्य नहीं करवाया। उसके बाद जो अब प्रेजेंट का जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनको इन्होंने उनको भी अभी मतलब चेंज किया है, इसके चेंज किया। उससे पहले वो सांसद थे कुरुक्षेत्र से, उसने भी कोई विकास कार्य नहीं किया। अब इनके पास चेहरा ही नहीं बचा है। ये क्या कर रहे हैं मैडम, ये उन चेहरों को उठा रहे हैं। इनको लगता है कि जो हमारे जो पुराने चेहरे थे, जो सिक्के मार्केट में चल चुके थे, अब वो चलने वाले नहीं है। जनता को बहकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए नए चेहरे लेके आ रहे हैं, किसी को ईडी के डर से लेके आ रहे हैं। नवीन जिंदल जी अच्छे आदमी हैं, हम कहते हैं कि अच्छे हैं, बढ़िया, लेकिन उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन किया गलत किया। अब जो वोट परसेंटेज उनका घट गया। उनकी माता जी सावित्री जिंदल थी, सारा लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, तब भी हमने उनको जिता के भेजा। नवीन जिंदल जी जब लड़े उनको भी जिता के भेजा। अब की बार नवीन जिंदल जी पार नहीं हो पाएंगे। सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से है वो मजबूत कैंडिडेट रहेंगे यहाँ से। अभय चौटाला जी नुकसान कर सकते हैं सुशील गुप्ता का। अगर अभय चौटाला जी यहाँ से चुनाव ना लड़ते कुरुक्षेत्र लोकसभा से, तो सुशील गुप्ता भारी मतों से नवीन जिंदल जी को हरा के वहाँ से सांसद बनने का काम करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि अभय चौटाला अकेले बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं हरियाणा में? मैडम देखिए, अभय चौटाला बदलाव नहीं ला सकते। कारण है उसका, उनकी जो खामियां रही है ना, पहले जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, उनकी बहुत सारी खामियां थी इस प्रदेश के अंदर। वो विशेष जाति का काम करते थे, विशेष जाति को नौकरी देने का काम करते थे, जाट समाज को। तो इससे जो दूसरी जो जात बिरादरी है वो खा पाया। तो देखो अभय चौटाला जी के तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी है वो बदलाव कर सकते हैं, और वो अभी रनिंग में भी अच्छे फाइट में चल रहे हैं। और लोगों का कहना, गाँव में आप सर्वे करेंगे, लोग कहेंगे कि बीजेपी
बीजेपी। ये लोग तो पता क्या है, इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों को पता ही नहीं है। इनको तो मुद्दा क्या है, राम मंदिर बना दिया, ठीक है। राम मंदिर से किसको कमाई होनी है? एक विशेष समाज को कमाई होनी है, आप समझते हैं, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं है, 370 से कोई फायदा नहीं है। अब ये लोगों को कैसे डराते हैं बीजेपी वाले? इनका एक एजेंट है, लोगों को पता ही नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है वो बोलता है, इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। ओवैसी को आप जानते होंगे, ओवैसी क्या करता है, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को काट डालेंगे, 5 मिनट के लिए कर दो, हिंदुओं को खत्म कर देंगे, मुस्लिम कंट्री बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो क्या है मैडम, वो बीजेपी का एजेंट है। वो तभी बोलता है जब चुनाव आते हैं, धर्म के नाम का एजेंडा, के नाम का एजेंडा फैलाते हैं ये पूरा। तो वो बीजेपी जब चुनाव आता है, चुनाव के दौर पे बोलता है, उसके बाद वो चुप हो जाता है, साइलेंट। उसको भी ईडी का डर है, उसको भी और तरीके का डर है। वो बोल देता है, हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं, क्या भाई हिंदू खतरे में है? मैडम एक बात बताओ, हिंदू कहाँ खतरे में है? इस देश के अंदर तुर्की आए, मंगोलिया आए, अफगानी आए, मुगल आए, 800 साल तक यहाँ भारी आक्रांत आए। उस टाइम में महाराणा प्रताप जी थे, दुर्गादास राठौड़ जी थे, अपने और दूसरे राजा महाराजा थे, वो लड़े, तब नहीं है देश गुलाम हुआ। अंग्रेज 200 साल राज करके जब नहीं हिंदू तब खतरे में। तो अब क्या बीजेपी बचाएगी हिंदुओं को? ये ठेकेदारी जो बीजेपी लेती है ना, ये सिर्फ वोट की, गाय पे राजनीति। गाय माता है, गाय कहाँ है? गाय गलियों में घूम रही है, उनको खाने को घास नहीं मिल रहा, पानी पीने को पानी नहीं मिल रहा। गौशाला में जाके देखो, आप विजिट करो एक बार, बहुत बुरा हाल है। गाय के नाम पे राजनीति है, मंदिर के नाम पे राजनीति है, धर्म के नाम पे राजनीति है, जम्मू कश्मीर के नाम पे राजनीति है। युवा है ना, युवा बेरोजगार है, 50-50 लाख रुपए लगा के विदेश में जा रहा है, रास्ते में डोंकी में मौत हो रही है युवाओं की। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 15 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे। मैडम पता क्या है, मैं एक बात कहता हूँ, 15 ना तो वो आज तक 15 लाख आए, ना वो 2 करोड़ रोजगार मिले। युवा बाहर धक्के खा रहे हैं। जो आर्मी में जो सबसे मेन किसान का क्या होता था, आर्मी होता था इनकम सोर्स। किसान के बाद ना जवान होता था बॉर्डर पे जाना है, उसको इन्होंने 4 साल के लिए अग्निपथ योजना बना दी, अग्निवीर योजना बना दी। अब जो बंदा 30-40 साल जॉब करता था, जो धन जुटाता था, अपना मकान, अपने शादी जो भी करता था, उससे भी खत्म कर दिया 4 साल के लिए। तो मैडम कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है हर जगह। अब लोग कहते हैं कि दालें मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है। तो कांग्रेस की सरकार में क्या बजरी मिलती थी? कांग्रेस सरकार में अनाज भी मिलता था, कैरोसिन का तेल भी मिलता था, हर कुछ मिलता था। और एक बात बताइए मुझे, दाल से, अनाज से क्या देश का विकास होगा? देश का विकास तो होगा इंडस्ट्री से, देश का विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगी। देश का विकास होगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश का विकास जब होगा जब देश का युवा संपन्न होगा। इससे फ्री की खाने से तो देश विकलांग होगा, फ्री की मुफ्त की खाने की आदत पड़ेगी। यहाँ बाता गांव में आपको कोई भी किसी तरह के दावे करे कि 60% बीजेपी है, 70% बीजेपी है। अब की बार खासकर राजपूत समाज पूरी तरह से खपा है। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार पलटने का काम करेगा। हम उत्तर प्रदेश में भी है, हम राजस्थान के अंदर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, पंजाब में, हर जगह बैठे हैं। हमारी बड़े सम्मेलन भी होते हैं इस बात को लेकर। अब की बार बीजेपी का सुपड़ा पार करेंगे। 400 पार की बात करते हैं ना, हम 150 पार भी नहीं जाने देंगे, ये वादा है हमारा अब की बार। मेरा वही क्वेश्चन था कि बीजेपी बोली अब की बार 400 पार। मैडम वजीर आजम के जो हालात है ना, उसकी शक्ल देख के जब वो जब भाषण करता है, तो वजीर आजम की शक्ल देख के लगता है कि 150 पार भी मुश्किल है अब की बार। ऐसा प्रतीत होता है उनके चेहरे से ही। हरियाणा में बदलाव होगा, हरियाणा में बदलाव होगा मैडम। पिछली बार 10 सीटें थे, अब की बार देखना 3 या 4 सीटों पे सिमटेगी कहानी। आप देख लेना इस बात को। रोहतक के गढ़ की बात कर लो, सोनीपत की बात कर लो, कुरुक्षेत्र लोकसभा, हिसार की बात कर लो, कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। कैंडिडेट ये ढूंढ के लेके आए हैं। जो कोई कोयला चोर, जिसको कोयला चोर बताते थे वो बना दिया, कहीं पे एक जातिवाद की बात करता था वो बना दिया। तो आपको पता ही है मैडम, एक बात बताओ, अगर बीजेपी के अंदर इतनी ईमानदारी थी, बीजेपी सरकार इतनी अच्छी थी, तो मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ते, पता लग जाता है इनको। ये 3-4 सीटें भी नहीं आनी थी। हरियाणा की राजनीति के बारे में बात करें, एमएलए के बारे में बात करें, जो मौके का मिल जाएगा। आज मैं बताता हूँ, यहाँ मौके की जो विधायक है कमलेश डांडा जी है, राज्य मंत्री रही है यहाँ से, ठीक है जी। एक यहाँ पे सड़क है, वो हाईवे से टच होती है। सर अभी हम आ रहे थे गांव से, हम जहाँ भी आ रहे हैं यहाँ पे बीच में एक भी ब्रेकर हमें नहीं दिखा है। ब्रेकर नहीं है यहाँ पर, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अभी 2 बाइक इतनी तेज से जा रही थी। मैडम आपकी बात सही है, मैं ये कह रहा हूँ ब्रेकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलियां और सड़कें टूटी पड़ी है, गाड़ी स्पीड में चलेगी नहीं। मैं वही आपको बताने जा रहा था, हमारे हाईवे पे ना एक सड़क जाती है उधर से, आप विजिट करना एक बार उसकी, ठीक है। वहाँ पे क्या सिस्टम है, 5 साल राज्य मंत्री रही कमलेश डांडा जी, आज तक वो सड़क नहीं बनी उससे। अरे किस चीज़ की, राज्य मंत्री बनने के बाद भी गाँव की एक सड़क नहीं बनवा सकी, किस चीज़ की है? आज तक कभी किसी के दुख में, किसी के सुख में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वहाँ बैठने तक नहीं आई आज तक। इससे बढ़िया तो रामपाल माजरा जी थे नल्लो से, जो कभी भी कोई दुख हो जाता था तो 1 मिनट से पहले यहाँ पर पहुँचते थे। बिल्कुल नकारा मंत्री है कमलेश डांडा राज्य मंत्री। 2 मंत्री थे, एक लीला गुज्जर जो कैथल से बना है, और जो कमलेश डांडा। अगर इनको टिकट ना मिलती ना, तो इनके हालात इतने बदतर होने थे।
थे और अब ये जीत गई। जीतने के बाद क्या काम किया? सच्चाई मैं बताता हूँ, कलायत हल्के की ना किस्मत ही बुरी है। कलायत हल्के में जब भी कोई आता है ना, यहाँ अनएजुकेटेड विधायक बनता है, मंत्री बनता है अनएजुकेटेड, मतलब अनपढ़ आदमी। इस हल्के का कभी भी विकास नहीं हुआ। सबसे पिछड़े हल्के में आता है कलायत हल्का। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी आज तक जो भी मंत्री एमएलए रहा है अनएजुकेटेड, अशिक्षित रहा है। उसने यहाँ पे कोई, कमलेश डांडा जी का एक काम गिनवा दीजिए पूरे गांव में, भाई ये काम करवाया है। यहाँ पे क्या लोग आती है, मैडम आ गई, मैडम आ गई, मैडम ने काम तो नहीं करवाया कुछ। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, बीजेपी खुद टिकट काटेगी। और मैं नाम बता देता हूँ आपको बीजेपी के सारे। लीला गुजर का कैथल से टिकट कटेगा, संदीप सिंह का पेवा से टिकट कटेगा, जो खेल मंत्री है, जो भी यौन शोषण के मामले में लिप्त है। बृजभूषण तो छोड़िए, बृजभूषण के ऊपर तो आरोप झूठे लगाए गए थे, तो विशेष समाज के थे, वो तो बहुत अच्छे नेता हैं बृजभूषण जी। तो बृजभूषण सर मैं पर्सनली से 2-3 बार मुलाकात की है मैंने। हाँ जी, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको बाद में। तो जो संदीप सिंह जी हैं उनका टिकट कटेगा, कमलेश डांडा जी का, क्योंकि नकारे हैं। बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था वो चल चुका है जितने दिन चलना था। अगर सरकार में दम होता, सरकार ईमानदार होती, तो मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पे चुनाव लड़के देखती और फिर सरकार को पता लगता कि हमारे पास जनता का कितना प्यार है, जनता का कितना साथ है, कितना सपोर्ट है। अब खाली अनाज दाल, खाली तेल देने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तो मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जब देश के युवा रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। अब 50 लाख रुपए अगर लगा के अमेरिका जाना पड़ रहा है अपनी ज़मीन बेच के, तो फिर इन सरकारों का फ़ायदा क्या है ये बताइए। 450 पासपोर्ट अप्लाई हो रखे हैं मेरे गाँव से, 400 से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। डेली बम बजते हैं, भाई खड़े हैं, इनसे पूछो जो बाहर जा रहे हैं लड़के, डेली पटाखे बज रहे हैं गाँव। सर मेनली बात ये है ना कि यहाँ पर लोग बोलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकता है, बता सकते हैं? पता क्या है जी, देखो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में ना थोड़ा सा लोग पीछे हटते हैं बोलने से। हर आदमी थोड़ा सा अनुभवी नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता इस चीज़ को लेके। हम थोड़ा सा क्या है, हम पूरे देश का भ्रमण करते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं और अपने बड़े बड़े सम्मेलनों में भी जाते हैं, राजनीतिक लोगों के साथ डिबेट भी करते हैं। नेशनल टीवी पे भी बैठा हूँ मैं, जी न्यूज़ पे भी डिबेट की है, आज तक पे भी बैठा हूँ मैं। तो इसका थोड़ा सा ये ग्रामीण क्षेत्र के शरीफ लोग हैं, थोड़ा अशिक्षित भी हैं, तो थोड़ा सा ये बोलने से परहेज करते हैं इस चीज़ से। और बाकी ये है कि अगर आप थोड़ा आराम से पूछोगे, बात करो